हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल। तो हम लाएंगे स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 5। तो हम अपना सीज़न 5 बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि विल्स के अंदर एकदम वेक्ना की पावर्स आ गई थी और वो अपने फ्रेंड्स को तो बचा लेता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को, अपने उन बच्चों को नहीं बचा पाता और उन बच्चों को वेक्ना के डेविंग ऑर्गन ले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जॉयस विल के पास आती है और कहती है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया। उसे गले लगा के बहुत अप्रिशिएट करती है। इतनी देर में माइक आता है, कहते हैं ये तो एक सोर्सर है और ये तो एक जादूगर है और ये इसके पास तो बहुत सी पावर्स हैं। लेकिन फिर विल कहता है कि मैं तो बच्चों को नहीं बता। यहाँ दिखाते हैं कि रॉबिन बैठी रो रही होती है क्योंकि वो भी बच्चों को नहीं बचा पाई और लूकस वो भी, उसका भी बिल्कुल यही हाल होता है। उसको तो काफ़ी चोट भी लगी होती है और वहाँ बैठ के चीखे मार मार के रोता है। उधर दिखाते हैं कि विल कहता है कि विल जॉयस को बताता है कि अब वेक्ना के पास सारे बच्चे हैं। और इतनी देर में वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स में और विल, माइक और जॉयस वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। इधर दिखाते हैं उल्टी दुनिया में कि वेक्ना बच्चों को ले आया है, उन सबको एक एक जगह से बांध रहा है और उनके मुंह के साथ कुछ लग रहा है जैसे कि विल के साथ हुआ था। और यहाँ दिखाते हैं कि डेरिक को होश आ जाता है और वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में है जहाँ पे बहुत ही रोशनी है और इस दुनिया का तो हॉकिंस से और दूसरी उल्टी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वहाँ दिखाते हैं सब बच्चों को होश आ गया और वो आके हॉली से मिलते हैं और हॉली भी उनको मिलकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसमें दो तो उसकी फ्रेंड्स ही होती हैं, यानी कि सब हॉली की ही क्लास के बच्चे होते हैं। वो अंदर आते हैं, सब जगहों को देखते हैं और माइक ये सब छुप के देख रही होती है और नज़र रख रही होती है कि अब उसे पता होता है वेक्ना वापस आ गया है। यहाँ दिखाते हैं कि हेनरी बच्चों को बताता है कि मैं तुम सबको ले आया हूँ, उन मॉन्स्टर से बचा के, उन मॉन्स्टर से तुम लोगों पे हमला कर दिया था। ये सब हॉली सुन रही होती है और वो हेनरी से डर भी रही होती है और डेरिक भी ये सब देख रहा होता है। उसकी भी नज़र हॉली पे होती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी सब कुछ जानता होता है, माइक ने तो उससे सब कुछ बताया होता है। अब हेनरी बताता है कि मैं दोनों दुनियाओं को एक करूँगा। इस तरह जो हमारी दुनिया है वो काली दुनिया को ख़त्म कर देगी और इसके लिए मुझे तुम सब की ज़रूरत है, तुम, क्योंकि तुम सब में बहुत ही पावर्स हैं और तुम लोगों की मदद से ही मैं ये सब कर सकता हूँ। बिना तुम लोगों की मदद से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद सब बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद हॉली पूछती है कि आप वापस जाएंगे और बच्चों को लाने। तो हेनरी कहता है कि नहीं, तुम्हें अकेला रहना पड़ा इसलिए तुम परेशान हो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं रहूँगा। और सब बच्चे क्लैपिंग करते हैं और वो उन बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग खाओ पियो और ऐश करो। और हॉली परेशान हो जाती है। यहाँ सीन मिलिट्री का दिखाया जाता है, उल्टी दुनिया का, जहाँ पे वो लोग 8 जो कि काली है उसके पास होते हैं और काली वहीं पे होती है। लेकिन डॉक्टर के जब उसे टच करती है तो वो जो उसने अपने इल्यूजन पैदा किया होता है वो गायब हो जाता है। इधर दिखाते हैं कि काली गाड़ी में है, जिस गाड़ी को और कोई नहीं बल्कि हॉप ही ड्राइव कर रहा होता है और साथ ही 11 भी होती है। और काली कहती है मैं और ज़्यादा नहीं रोक पाई। तो हॉप कहता है कोई बात नहीं, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। और 11 उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आगे का सीन लूकस का दिखाया जाता है जिसको बहुत ही चोट लगी होती है और वो ज़ख्मी होता है। इतनी देर में वहाँ पे माइक, विल और जॉयस भी आ जाते हैं और माइक उसकी पट्टी करता है और उसे बल्कि ये भी कहता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तुम ये लड़कियों को दिखाना, तुमसे लड़कियाँ बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगी। और फिर उसकी ज़ख़म में पट्टी करता है और फिर उसको वो ये भी साथ साथ बताता है कि हमें आज विल ने बचाया है और किस तरह विल ने वेक्ना की ही पावर उसी के ख़िलाफ़ यूज़ करके हमें बचा लिया। और ये सुनकर तो लूकस हैरान ही हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब ये भी एक सॉर्सर है, यानी कि एक ये जादूगर बन गया है। और अभी वो लोग यही बात कर रहे होते हैं तो लूकस कहता है, विल कहता है अब उसके पास 12 प्यादे हैं। तो लूकस कहता है कि अगर मेरी थ्योरी ठीक हुई तो वो दिन कल ही है, यानी कि कल 6 नवंबर है, कल ही ये सब ख़त्म होगा। शुरू हुआ था और मुझे लगता है कल ही ख़त्म होगा। अब यहाँ दिखाते हैं कि वो लोग सुरंगों से बाहर निकल आते हैं और आगे जाके दिखाते हैं कि जॉयस जो है वो विल को कहती है कि कुछ क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम दोबारा हार्ड माइंड से जुड़ो और उनसे जुड़ के इस बार तुम उसकी सेना के ख़िलाफ़ नहीं लड़ो बल्कि वेक्ना के ख़िलाफ़ लड़ो। तो विल तो अपनी माँ की इस बात पे हैरान ही हो जाता है, जो उसे हर वक्त वेक्ना से छुपा के रखती थी, आज वो कैसी बात कर रही है। लेकिन उसे खुशी भी होती है। वो कहता है अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इधर दिखाते हैं कि हॉप की गाड़ी वहाँ आ जाती है जहाँ पे डस्टिन और स्टीव लोग थे, लेकिन उन्हें वहाँ स्टीव लोग नहीं मिलते। यहाँ दिखाते हैं कि 11 हॉप से लड़ाई करती है, उससे नाराज़ होती है। वो उसे कहती है आपने अपने साथ क्यों बम लगाया था, आप चाहते थे आप वेक्ना को मार के खुद को भी ख़त्म कर लें, है ना। आपकी आंखों में नज़र आ रहा था कि आप मरना चाहते थे। वो कहता है कि ये मैंने सिर्फ सेफ्टी के लिए किया था। लेकिन 11 कहती है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मत करें। इतनी देर में वहाँ पे काली आती है। वो कहती है कि तुम लोगों के दोस्त यहीं पे थे ना, लेकिन यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर वो अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। इधर दिखाते हैं स्टीव, डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन लैब में आ चुके होते हैं
क्योंकि यही लैब है जो उस दीवार का मिड पॉइंट बन रहा होता है। वो यहाँ आते हैं और डस्टिन कहता है कि हो सकता है कोई जनरेटर हो, कुछ कोई ऐसी चीज़ हो जिसने उस दीवार को होल्ड किया हुआ है, या फिर शायद वो वकने नहीं बनाई हो, तो हमें वो यहाँ ढूंढनी चाहिए क्योंकि यही उसका मिड पॉइंट है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। तो स्टीव उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। और फिर आगे जाके देखते हैं कि स्टीव कहता है कि क्या हम अपनी टीम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जोनाथन कहता है हाँ तुम्हें क्योंकि लड़की के साथ जाने का जो शौक़ है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे जोनाथन कहता है, नैन्सी कहती है कि नहीं हम टीम नहीं चेंज करेंगे, मैं और जोनाथन ऊपर जाएंगे और स्टीव और डस्टिन नीचे जाएंगे। और फिर वो लोग इसी तरह चले जाते हैं। यहाँ सीन दोबारा हेनरी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चे कुछ पेस्ट्रीज, बर्गर, मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, वो खा रहे होते हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। और हॉली और उसकी फ्रेंड भी वहाँ बैठे होते हैं। हॉली तो बहुत ही परेशान होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम क्यों परेशान हो। वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। और फिर दिखाते हैं छुपके से वहाँ से निकल आती है। वो जंगलों की तरफ से जाती है और मैक्स के पास जाती है और मैक्स को बताती है कि वो दोनों दुनिया को एक करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह दुनिया बच जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इस तरह दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए जो भी कुछ हमें करना है वो आज ही करना है। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि एकदम पीछे से किसी की आवाज़ आती है। तो मैक्स कहती है पीछे कोई, तुम्हारे पीछे कोई आया तो नहीं। इतनी देर में वहाँ डेरिक आ जाता है। तो और वो उन्हें बताता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ। यहाँ से इन दोबारा रेडियो टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉयस कहती है कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वेकना के साथ जुड़ के वेल वेकना को ही मार दे। और क्योंकि वहाँ पे अब और कोई नहीं होता, तो ये लोग ही अपनी राय दे रहे होते हैं। वो कहते हैं इसके लिए हमें कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा कि जिससे हमें कुछ बेहतर मिले। जॉयस कहती है हमें एक ऐसा कोई ऐसा सेटेलाइट या कोई ऐसा टेक्निक बनानी पड़ेगी जिससे हम जॉनथन और नैन्सी लोगों को भी ढूंढ सकें। और इतनी देर में पहले वो खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिसमें नॉन्सी जॉयस को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन सेंटा कहता है दिमाग चलाने के लिए भी तो कुछ खाना पीना पड़ता है। यहाँ दिखाते हैं कि लूकस और एरिका अपने अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं और एकदम उन्हें एक प्लान आता है। वो भाग के इन सबके पास और कहते हैं हमारे पास एक प्लान है। पहले अपने एरिका एक प्लान बताती है। वो कहती है कि हमारे पास डस्टिन नहीं है, लेकिन उसके गुरु जो हैं उन्होंने तो इसको साइंस बताई थी, तो इस तरह वो हमारी हेल्प कर सकते। और लूकस बताता है कि हमें हाइड मैन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो मुर्दा डमी ऑर्गन है जो हॉस्पिटल में पड़े हैं हम उन्हें ले आते हैं, उनको इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे जिससे उनको होश आ जाएगा और इस तरह हाइड माइंड से विल जुड़ जाएगा। आगे का सीन दिखाता है कि स्टीव और डस्टिन उल्टी दुनिया में लैब के अंदर उस जगह को ढूंढ रहे हैं और फिर वो नर्सरी में पहुंचते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे 11 और काली वगैरह प्ले किया करते थे। ये इनका प्ले रूम होता है। और स्टीव और डस्टिन की यहाँ भी लड़ाई हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि नैन्सी और जॉनथन जो कि ऊपर की तरफ गए थे, वो और ऊपर जा रहे होते हैं। जॉनथन कहता है कि नैन्सी तुम मुझसे किसी बात पे नाराज़ हो क्या। तो जो नैन्सी कहती है कि नहीं, ये क्या कोई टाइम है इस तरह की फालतू बात का। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम स्टीव के साथ जाना चाह रही थी। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो उससे थोड़ा गुस्सा करती है कि मेरी बहन गुम गई है और तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लड़ाई की पड़ी है। आगे जाके दिखाते हैं कि जॉनथन को एक दरवाजे के नीचे से कोई पेंट सा नज़र आता है जो कि स्टिक हुआ होता है और दरवाजे का कुंडा भी पिघल गया होता है। ऐसा लगता है वहाँ पे सब मेटल पिघल गया है। और वो धक्के मार के अंदर जाता है तो देखते हैं वहाँ सीढ़ियाँ और सब चीज़ें पिघली हुई होती हैं। यहाँ सीन दोबारा हॉप की तरफ दिखाया जाता है, हॉप का दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे रेडियो पे स्टीव लोगों से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ अंदर काली और 11 बात कर रही होती हैं। काली उन्हें बताती है कि मुझे पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने वहाँ रखा था। मेरे सब दोस्तों को उन्होंने मार दिया और फिर उन्होंने मेरे बाल काट दिए, उन्होंने मेरे बालों को शेव कर दिया। मैंने उन्हें बहुत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं रोक पाई। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मशीन के साथ लगा दिया और मुझे कोई ड्रग्स दे दी, जिसके बाद मुझे होश नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे नज़र सब आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर के वहाँ पे आई और उन्होंने कहती है मुझे नहीं समझ आ रही थी उन्होंने मुझे ज़िंदा क्यों रखा है, लेकिन वो मेरा ब्लड ले रही थी। वो मेरे दोनों बाजू से ब्लड ले रही थी और वो ब्लड लेती ही जा रही थी, उनकी ज़रूरत पूरी ही नहीं हो रही थी। और कहती है फिर मैंने एक दिन कोशिश की भागने की और फिर मैं कामयाब भी हुई। मेरी पावर्स तो काम नहीं कर रही थी उस सायरन की वजह से, हाँ, लेकिन मेरा दिमाग तो इतना काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की और वहाँ से निकली। लेकिन मैंने वहाँ से निकल के गलती कर दी। उसके बाद में मुझे पता चला, मुझे ना ही पता चलता। आगे का सीन दिखाते हैं कि डेरिक जो होता है वो जंगलों की तरफ जा रहा होता है और बच्चे उसे देख जाते हैं। वो कहता है कि हेनरी को बताना है तो बता दो, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। और बच्चे जाके हेनरी को बताने चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि मैक्स और हॉली भाग रहे होते हैं। यहाँ समझ आती है हमें कि डेरिक जो है वो मैक्स और हॉली की हेल्प कर रहा होता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। और आगे सीन दोबारा रेडियो टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे रॉबिन और विल बैठे होते हैं
और रॉबिन कहती है विल को कि मैंने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं बोला, तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो विल कहता है नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें नहीं बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपने बचपन की इन मेमोरीज़ को रिकॉल कर पाया हूँ, तुमने मुझे बताया था। और फिर वो उससे पूछा कि तुमने ये बात सबसे पहले किसको बताई थी? वो कहती है सबसे पहले मैंने ये बात स्टीव को बताई थी और उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, उसने मुझे बहुत ही हौसला दिया। कहते हैं कि तुम्हें स्टीव ही मिला था ये बताने के लिए? तो कहती है रशियन ने हमें कुछ ड्रग्स दे दी थी, उसकी वजह से हम सच ही बोल रहे थे और मैंने ये बात सबसे पहले स्टीव को बताई। तो विल हंसते हुए कहता है कि क्या वो ड्रग मुझे भी मिल सकती है? इतनी देर में दिखाते हैं कि हॉली और मैक्स उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसे होश आया था। उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है, वो दरवाजे से अंदर जाते हैं और वो वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ हॉली की पहली मेमोरी होती है। हॉली कहती है यहाँ पे तो वेकना मुझसे मिला भी नहीं था। वो कहती है ज़रूरी नहीं है कि तुमसे वेकना नहीं मिला तो वहाँ होगा नहीं, वो वहीं था। और फिर दिखाते हैं विंडो के पार ही वेकना बारिश में खड़ा हॉली को ही देख रहा होता है, यानी वो उस पर नज़र रख रहा होता है। और उसके साथ ही फिर हॉली बताती है कि उसके बाद मुझे लाइब्रेरी में मिला था। और फिर बुक्स के पीछे एक लाइब्रेरी होती है, वो वहाँ जाते हैं और लाइब्रेरी में भी हमें नज़र आता है कि किस तरह वेकना हॉली से फर्स्ट टाइम मिलने आता है। यहाँ से स्टीव को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नेस्टी रूम में होता है। तो जस्टिन वापस आता है, कहता है तुम अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टीव कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि मैं यहीं बैठा रहूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने मुझे बोला था। तो डस्टिन गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जगह अगर एडी होता तो वो अभी तक शील्ड जनरेटर ढूंढ रहा होता। और इसी बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि एडी ने जानबूझ के मरना चुना, हालांकि वो बच भी सकता था, वो जानबूझ के उन पंछियों के आगे आ गया। और इसी बात पे डस्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्टीव से हाथापाई कर देता है। इसी दौरान इनके हाथ में जो रेडियो होता है वो भी टूट जाता है, उसका एंटीना भी टूट जाता है। और डस्टिन कहता है कि हाँ दफ़ा जो तुम किसी दोस्ती की काबिल ही नहीं हो। एकदम उसे अपने पीछे महसूस होता है जैसे कि पीछे कोई रूम है और वो अंदर जाता है और वो एक ऑफिस रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे मैप्स पड़े होते हैं और वो मैप बल्कि किसी और के नहीं बल्कि लैब के ही होते हैं। और आगे यहाँ सीन दिखाया जाता है कि जॉनथन और नैन्सी उस निशान का पीछा करते करते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आ गए होते हैं और हर चीज़ वहाँ पिघली होती है। और वहाँ पे कुछ शख्स होते हैं, यानी कुछ ढांचे भी होते हैं, यानी कि कुछ हड्डियाँ या भी कुछ लोग थे जो कि इस दौरान पिघल गए। आगे सीन दोबारा काली और 11 का दिखाया जाता है। 11 काली बताती है कि मैं उस दरवाजे के अंदर गई जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ देखा मैंने कुछ प्रेग्नेंट औरतें थी जिनको जो मर रही थी और बहुत ही दर्द में थी और मुझे कहती थी मुझे बचाओ। उनके साथ उनको मेरा खून लगाया जा रहा था। वो एक नहीं, वहाँ पे कई औरतें थी। तो कहती है इसका क्या मतलब है? कहती है तुम्हें याद नहीं है इस बात से कुछ भी? कहती है हाँ। और फिर काली उसे बताती है कि हमें पावर्स किसी ड्रग से नहीं मिली, हमें पावर हेनरी के खून से मिली है। इन्होंने हमें पावर हेनरी के खून से दी, इसीलिए वो हमारे पीछे आ रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें इतनी ताकतें हों, सिर्फ तुम्हारे। और ये इतनी देर में वहाँ हॉप आ जाता है। यहाँ सीन दिखाते हैं कि डेरिक भाग रहा होता है और भागते भागते इतनी देर में उसे हेनरी पकड़ लेता है और उसे कुछ भयानक चीज़ें दिखाता है जिसके बाद वो डर जाता है और उसके साथ वापस चला जाता है। यहाँ से दोबारा हॉली का दिखाया जाता है जो अपनी उस मेमोरी तक पहुँच गई होती है जो कि उसके स्कूल की होती है। और वो बताती है कि यहाँ मैं झूले झूल रही थी और डेरिक मुझे तंग कर रहा था और मुझे वहाँ मिस्टर वाटसन नज़र आया। और फिर उसे एक और मेमोरी से एक और रास्ता मिलता है जो कि उसी मेमोरी तक जाता है जो उस रात की होती है। और फिर वो आखिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और मैक्स उसे बताती है कि मेमोरी बहुत ही भयानक हो गई है, तुम्हें एक बार फिर से एक किस्म की जीनी होगी लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना। और फिर वो दिखाते हैं कि वो उस रूम में एंटर कर जाते हैं जो कि हॉली के घर होता है। यहाँ से दिखाते हैं कि डेमिगॉर्गन को वो लोग रॉबिन लोकस और माइक उठा के ले आते हैं, वो उसे रेडियो टावर के छत पे लाते हैं। और यहाँ माइक वेकना के दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं डेमिगॉर्गन को तो उसके अंदर बिजली आ जाती है। और इतनी ही देर में मार्वेल को भी कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, उसे फिर नज़र आना शुरू हो जाता है। उसको एक जंगल नज़र आता है और जंगल के बाद उसे कुछ बच्चे नज़र आते हैं और वो बताता है कि मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब इस वक्त मैं डेरिक के दिमाग में हूँ। और हॉली और मैक्स भाग गई हैं, ये सुन के लोकेस तो परेशान ही हो जाता है। और यहाँ दिखाते हैं कि हॉली उस जगह फाइनली पहुँच गई है, लेकिन अभी वो वहाँ से निकलता है कि वहाँ वेकना आ जाता है और वो मैक्स को पकड़ लेता है। हॉली को तो वो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं कह सकता, वो मैक्स का गला दबाने की कोशिश करता है। और यही चीज़ सब कुछ विल देख रहा होता है और वो अपनी पूरी विल पावर लगा के उसे रोक लेता है और उसको मैक्स से पीछे कर देता है। और फिर वो मैक्स की तरफ मुंह मोड़ के कहता है कि मैक्स अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ से भागो और भागो। और वो 2-3 बार यही बोलता है और इतनी देर में मैक्स वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वेकना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बहुत ही मुश्किल से विल को अपने दिमाग से निकालता है और विल को एक ज़ोरदार झटका लगता है। उसके बाद वो डेमिगॉर्गन को तो जला देते हैं और उसके पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, लेकिन विल को फिर भी होश नहीं आता और सब लोग परेशान हो विल के पास बैठे होते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ से उन्हें दोबारा नैन्सी का दिखाया जाता है। जो लोग छत पर पहुँच गए होते हैं और छत पर उन्हें एक चीज़ अजीब सी नज़र आती है जैसे एक शील्ड बनी हुई है और उनको यकीन हो जाता है कि ये वही जनरेटर है जिसकी बात डस्टिन कर रहा था।
अभी तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और जॉनथन उसकी तरफ एक पाइप फेंकता है, लेकिन वो वापस बाउंस करके वापस आ जाता है। उसके बाद नैन्सी डेस्टिन को ये सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे से रिप्लाई नहीं दे रहा होता। इधर दिखाते हैं कि डेस्टिन को समझ आ गया होता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, और उसे समझ आ गया होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जोनाथन उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं क्योंकि डस्टिन का एंटीना ख़राब हो गया होता है। और वो जो नैन्सी को कहता है कि रब्ता नहीं हो रहा है। उसके बाद नैन्सी कहती है खैर है, हम उन्हें बाद में बता देंगे। और उसके बाद वो उस पर फायर करने लगती है। इतनी देर में यहाँ दिखाते हैं डस्टिन भाग के ऊपर जा रहा होता है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो भी काफ़ी दूर होता है। एक बार जोनाथन नैन्सी को कहता है कि तुम्हें लगता है हमें ये करना चाहिए। नैन्सी कहती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और फिर दिखाते हैं वो फायर कर देती है। और यहाँ पे ये ड्रामा की एपिसोड एंड होती है। नेक्स्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।